हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है सुसाइड को लेकर के। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट WHO के द्वारा रिलीज़ किया गया है और इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। 1 आउट ऑफ 100 डेथ्स जो कि 2019 में हुए हैं वो सुसाइड के कारण हुए हैं और इसमें जो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप था वो 50 ईयर्स से कम वाले एज ग्रुप का था। यह वही एज ग्रुप है जिसमें कैरियर को लेकर एम्बिशन सबसे ज़्यादा होता है। यह वही एज ग्रुप है जो फाइट कर रहा होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने प्राइवेट लाइफ से। हमारे पास ये जो डेटा है ये प्री कोरोना डेटा है। कोरोना की वजह से अगर सुसाइड्स बढ़े हैं तो उसके बारे में अभी सर्वे होना बाकी है। सुसाइड रेट यदि इंडिया की बात करें तो स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल एक भी डेथ सुसाइड की वजह से क्यों हो। इंडिया में देखें तो 0.0165 आउट ऑफ 100 डेथ्स का रिपोर्ट हमें मिलता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत अच्छा है, बट स्टिल डेथ ड्यू टू सुसाइड इज नॉट एक्सेप्टेबल। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाईएस्ट सुसाइड रेट है ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, यानी इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे सुसाइड कम है। दूसरा चीज़ ये भी देखने को मिला है जहाँ डेमोक्रेसी ठीक ठाक है वहाँ पे सुसाइड कम है, और जहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, वहाँ पे सुसाइड रेट की स्थिति अच्छी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं सुसाइड को रोकने के लिए, जैसे कि 2017 में ही मेंटल हेल्थ एक्ट पास किया गया था, जिसका मेन पर्पस ये था कि उससे पहले तक जो सुसाइड होते थे यदि वह बच्चा बच गया, यदि वह पर्सन बच गया तो उससे जेल जाना पड़ता था। अब उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब उसे जेल नहीं, अब उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है ताकि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि उनका प्रॉपर इलाज किया जाए, और इसको आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। यानी इफ़ ही इज़ एलिजिबल इवन आफ्टर सुसाइड ही कैन गेट द ट्रीटमेंट फॉर फ्री, बट उसके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रदान करने के लिए। ऐसा देखा गया है कि जो सुसाइड से जो भी होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन का मेजर कारण होता है ड्रग का एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन। तो अगर इस एडिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद सुसाइड रेट कम हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी है जो 2014 से ही चल रही है। अगला न्यूज़ है जिनजियांग को लेकर के। पिछले कुछ सालों से ये लगातार सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यहाँ पे युगोहार मुस्लिम्स हैं, उनके साथ जातियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस बार कनाडा ने इनिशिएटिव लिया है और उसने अपने साथ 40 कंट्रीज़ को साथ लेकर के UN ह्यूमन राइट काउंसिल में आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि चाइना जिनजियांग में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, लोगों को गलत तरीके से डिटेन किए हुए है वहाँ पे। हांगकांग में डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहा है ये और ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, और तिब्बत में तो पिछले 50 सालों से चल ही रहा है। युगोहार के बारे में यह भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे आर्बिट्रेरी डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। कई बार न्यूज़ में इन सेंटर्स का फोटोज़ दिखाया भी गया है, पर चाइना इस चीज़ को डिनाई करता है। इन सेंटर्स में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, युगोहार मुस्लिम माइनॉरिटी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उन्हें टेररिस्ट के नाम पे, उन्हें सेपरेटिस्ट के नाम पे पीटा जाता है, भूखे छोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि कईयों की तो इसमें मौत भी हो गई है। चलिए जिनजियांग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिनजियांग जो है नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। ज्योग्राफिकली हम लोग देखें तो यह नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, यानी कि समुद्र से बहुत अंदर है, जिसका नतीजा यहाँ पे यह होता है कि ज्योग्राफिकली यहाँ पे सिर्फ वीरानियाँ हैं, डेजर्ट्स हैं, पहाड़ हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग ऑलरेडी गरीबी से त्रस्त हैं, लोग ऑलरेडी चाइना की पॉलिसी से खुश नहीं हैं क्योंकि यह रीज़न इग्नोर किया जा रहा है, और चाइना इस चीज़ को एड्रेस करने की बजाय वह वहाँ पे और एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी लैंड समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर होता है तो वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो जाती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और नतीजा होता है वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट। कल्चरली देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें कि युगोहार पीपल भी हैं। यह रीजन जो है एंशिएंट सिल्क रोड ट्रेड रूट था, यानी अपने समय में हजारों साल पहले ये एक प्रॉस्पेरस रीजन था। आज के समय में चाइना का मोस्ट इग्नोर्ड रीजन बन गया है।
युगुहार के बारे में जान लें कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, टर्किश इथनिक ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, इनकी अपनी भाषा है जो कि तुर्किश से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अगला न्यूज़ है कि कोरल बैरियर रीफ जो लगातार कुछ सालों से कोरल ब्लीचिंग की मार झेल रहा है, लगातार इसकी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। यूनेस्को ने अब कहा है कि इसके स्टेटस को डाउनग्रेड करके इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दे दिया जाए, और जिसको जब ये बोला गया तो ऑस्ट्रेलिया बौखला गया और उसने कहा कि कोरल रीफ के नाम पर, कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कोरल रीफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोरल रीफ एक्चुअल में दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बना हुआ होता है, एक कोरल पॉलिप्स होता है, एक जूज़ैंथेलाई होते हैं। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि ऐसा संबंध होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा। कोरल रीफ को जहाँ भोजन मिल जाता है जूज़ैंथेलाई से, वहीं जूज़ैंथेलाई को एक घर मिल जाता है। जूज़ैंथेलाई जो है एक्चुअल में एक एल्गी होते हैं, दैट इज़ अ सिंगल सेल एल्गी, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये जूज़ैंथेलाई उस गर्मी से परेशान होकर के वहाँ से अलग हो जाते हैं, कोरल पॉलिप्स उन्हें घर से निकाल फेंकता है और फिर वो कोरल पॉलिप को भोजन मिलना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे स्टार्वेशन की वजह से मर जाते हैं। आइडियल कंडीशन क्या होता है कोरल ग्रोथ के लिए? कोरल्स को ना ज़्यादा ठंडी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी, और लंबे समय तक एक वार्म टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो कि ट्रॉपिकल वाटर्स में ही पॉसिबल है। यही कारण है कि मैक्सिमम कोरल्स ट्रॉपिकल वाटर्स में ही पाए जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग के कुछ कारण हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने पढ़ लिया है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट ऑस्ट्रेलिया खुद भी कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन इमिशन, हाई पर कैपिटा कार्बन इमिशन। वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी को कब इंडेंजर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कब इंडेंजर क्राइटेरिया में किया जाता है, उसका कुछ लिस्ट है, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग इट। अगर इंडेंजर लिस्ट में इसके शुमार कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसे ग्लोबल कंसर्न मिलेगा, हो सकता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिले, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इसे फंड भी देगी यदि इंडेंजर स्टेटस इसे मिल जाता है। तो कोरल पॉलिप्स के बारे में एंड कोरल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप pmfis.com वेबसाइट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इनफैक्ट इट्स अ नोट्स अपडेट, कुछ दिन पहले इस पर डिस्कस भी हुआ था। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है जो कि बजट में इन्होंने मेंशन किया था, इस साल के बजट में 2021-22 में आई थिंक, कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा। हाइड्रोजन के बेनिफिट्स हमने देखे, ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स हमने लिखे हैं, कुछ और भी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी एबंडेंट है, रिन्यूएबल है, ये हमने लिख लिया था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसको दूसरे तरीके से हम एबंडेंट भी कह सकते हैं। ये बैटरी के लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर किया जा सकता है ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर मेंटेनेंस का झंझट नहीं होता, और लंबी दूरी तक इसे ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, लो कॉस्ट पे किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है पाम ऑयल को लेकर के। हाल ही में मलेशिया जो है इंडिया का टॉप पाम ऑयल सप्लायर बन गया, इससे पहले इंडोनेशिया टॉप पर था। खैर मलेशिया भले टॉप सप्लायर बन गया हो इंडिया में, पर ऑल ओवर वर्ल्ड मोनोपोली तो भाई इंडोनेशिया का ही है। इट इज़ स्टिल द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, और इंडोनेशिया और मलेशिया को यदि हम मिला दें तो पूरे वर्ल्ड का पाम ऑयल प्रोडक्शन लगभग यहीं से होता है। 85% ऑफ द वर्ल्ड पाम ऑयल प्रोडक्शन इज फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया अलोन। पर आखिर ऐसा क्या खासियत है यहाँ पर कि इतनी अधिक प्रोडक्शन पाम ऑयल का होता है, जबकि हमने देखा है पाम ट्रीज लगभग हर जगह पाए जाते हैं। कंडीशन है कि वो समुद्र किनारे हो और नमी वहाँ पे ठीक ठाक हो। तो मेन कारण है कि पाम ऑयल का थ्राइविंग यानी ग्रोथ सबसे अच्छा तब होता है जब टेम्परेचर हॉट हो, मीन्स देयर इज टू रिक्वायरमेंट, hot condition plus humid condition, and since these two countries are in tropical region and that too these two countries are island countries, जिसका कारण यहाँ पे abundant मात्रा में मॉइस्चर होता है और
गर्मी भी यहाँ बनी रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग को लेकर के, जो कि गुवाहाटी में रोपा गया। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का एकमात्र जीएम रबर क्रॉप को की बीज को बोया गया है गुवाहाटी में, गुवाहाटी के द रिवर बोर्ड्स सरोतरी रिसर्च फार्म में। पर इसे डेवलप किया है केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। तो भाई इसने केरला में क्यों नहीं ट्राई किया? तो रीज़न ये है कि उन्हें एक्चुअल में ये चेक करना था कि कोल्ड टेम्परेचर टॉलरेंस इसका कितना अच्छा है। कहा जाता है कि इस जीएम रबर का कोल्ड टेम्परेचर में टॉलरेंस बहुत अच्छा है, और केरला तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यहाँ पे ठंडी तो पड़ती नहीं है। सो आसाम की गुवाहाटी को चुना गया, जहाँ पे टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन डोमिनेट होता है। इसमें जो जीन का इस्तेमाल किया गया है जीन एडिटिंग के लिए, वो है मैंगनीज कॉन्टेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, MN फॉर मैंगनीज, SOD सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। जीन एडिटिंग के बारे में कल ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट न्यूज़ है जोरहट के बारे में। जोरहट जो है टी कैपिटल ऑफ आसाम कहा जाता है, और यहाँ पे हाल ही में द फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे स्पेशल ऑक्शन हुआ था। चाय की पत्तियों का स्पेशल ऑक्शन किया गया था इस दिन। UN लैंड कंजर्वेशन अवार्ड, जो कि UNCCD के द्वारा दिया जाता है, इस साल यह अवार्ड, ये हर 2 साल पे यह अवार्ड दिया जाता है, नॉट ईच ईयर बट आफ्टर एवरी 2 years। इट्स इम्पॉर्टेंट। श्याम सुंदरन ज्ञानी, जो कि राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इनको दिया गया बिकॉज ऑफ हिज फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल मीन्स परिवार का एक सदस्य। उन्होंने फॉरेस्ट को परिवार का एक सदस्य मान करके उसकी सेवा की, उसे सींचा, और उसका नतीजा है उन्हें यह अवार्ड मिला। UNCCD जो है 2011 में COP10 में किया गया था। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10। ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि लैंड कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए दिया जाता है। UNCCD के बारे में भी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट से और लैंड मैनेजमेंट से, और यह UN के अंदर है। UNCCD, राइट। ये एकमात्र कन्वेंशन है जो कि डायरेक्ट रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से निकला है। लास्ट न्यूज़ है पिग्मी हॉक के बारे में। हाल ही में 8 पिग्मी हॉक्स को मानस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये जो पिग्मी हॉक्स होते हैं, ये वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट, यानी काफ़ी कम पाए जाते हैं, जल्दी दिखने को नहीं मिलते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर